नमस्कार दोस्तों। आज हम दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखित उपन्यास का भाग 5 पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चलो, चप्पल उतार कर पिता ने कहा। सहारा देने के लिए रघुवर प्रसाद खिड़की से दूसरी तरफ चला गया था। पिता स्टूल के सहारे खिड़की की चौखट पर बाहर पैर लटका कर बैठ गए। रघुवर ने उन्हें नीचे उतार लिया। स्टूल पर पैर रखकर अम्मा चढ़ी तो सोनसी ने सहारा दिया। रघुवर ने माँ को संभाल कर नीचे उतार लिया। वहाँ उतने में ही इतना अच्छा लगा कि पिता आगे चल पड़े थे। पीछे पीछे माँ थी। रघु, तुम नहीं चलोगे? पिता ने पूछा। रघु नहीं जा रहा है, रघुवर की माँ ने कहा। पिता ने मुड़कर देखा तो रघुवर सोनसी खिड़की पर खड़े थे। सोनसी सिर ढके हुई थी। वह रघुवर का दाहिना हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़े हुई थी। पिता मुड़े थे तब भी सोनसी और रघुवर उसी तरह खड़े रहे। रघुवर को भी ध्यान ना रहा। पिता ने कहा, पीछे देखो तो। रघु की माँ ने मुड़कर देखा और कहा, देख लिया। आगे जाकर पिता ने पूछा, छोटू कहाँ है? कहीं खेलने गया था, अभी तक आया नहीं है। वह भी आ जाता, रघु के साथ आ जाएगा। तुम झोला नहीं लाए? रघुवर की माँ ने पूछा। मैं भूल गया। अरे, यहाँ क्या मिलेगा? मकोई, बेर, कांदा कुछ तो मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो तालाब से झोला धोकर ही ले चलेंगे। इस पगडंडी से चलो, दूर बरगद का पेड़ दिख रहा है। रास्ते में एक पेड़ पर बड़ा बंदर एक पेड़ से उतरकर दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। धुआं उठ रहा है इधर, पिता ने कहा। बूढ़ी अम्मा रात के खाने की तैयारी कर रही होंगी। अभी तो सूरज भी नहीं ढला। उजाले उजाले काम करने में अच्छा रहता है इसलिए। हाँ, बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी दिखी। जब वे वहां पहुंचे तो एक बंदरिया पेट में बच्चा चिपकाए अचानक कूदते हुए बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। अभी डूबते सूर्य का प्रकाश हो रहा था। इधर सूर्य इस तरह डूब रहा था जैसे यह पश्चिम की जगह है। पूरा पश्चिम डूबते सूर्य से हल्का लाल प्रकाशित हो रहा था। डूबते सूर्य का प्रकाश इतना था कि सूर्य यहीं कहीं पास में डूब रहा था और उसका डूबना बहुत दूर से डूबना था। सूर्य का डूबना ठहरा हुआ डूबना था। आसपास और दूर दूर से पक्षी इधर के पेड़ों की तरफ लौट रहे थे। यह पूरी जगह अभी बसेरे की जगह में बदल रही थी। यहाँ जीवन इतना अच्छा लग रहा है कि लगता है बहुत जी गए और मृत्यु यहाँ से बहुत समीप है, पिता ने कहा। इतना अच्छा कि बहुत जीने के बाद भी बचा हुआ है। मृत्यु यहाँ से पास हो परंतु वहाँ तक पहुँचने में देर लगेगी। ठीक कहती हो, देर का जीवन बचा है। क्या हम यहाँ से मृत्यु को देख सकते हैं? बचे हुए जीवन को देख लेने के बाद फुर्सत मिलेगी तब। जीवित आंख से मृत्यु नहीं, जीवन दिखता है। हाँ, उनकी आवाज़ सुनकर बूढ़ी अम्मा बाहर आ गई है। हवन के धुएं की गंध आ रही थी। बूढ़ी अम्मा ने दोनों को देखते ही जीते रहो कहा। छोटू नहीं आया? बूढ़ी अम्मा ने पूछा। नहीं आया। बूढ़ी अम्मा ने दोनों के लिए चाय बनाई। रघु की माँ ने सहायता की। चाय जल्दी बन गई थी। चाय पीकर दोनों पगडंडी पगडंडी घूमते रहे। थोड़ी देर तक उनके आगे आगे एक बंदर पूंछ उठाए दौड़ रहा था, फिर कहीं चला गया। वे दोनों डूबते सूर्य के पश्चिम केंद्र में थे, इसलिए उजाले में थे। उसी उजाले में दोनों जी रहे थे। उसके बाहर उजाला कम हो गया था। एक तालाब में लाल कमल था, एक छोटे तालाब में सफ़ेद कमल थे। पिता छोटे तालाब के अंदर घुसे और 2 कमल के फूल तोड़ लाए। तुम भी तोड़ लो। नहीं, मुझसे नहीं बनेगा। इसे तोड़ो, यह पास है। रघु की माँ अंदर घुसी और उसने भी एक फूल तोड़ा। दोनों टीले पर चढ़ गए। पत्तों के ढेर के पास रघु की माँ को सोनसी की पैर की पट्टी मिली। दोनों लौटने लगे। रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे चौड़े पंखुड़ियों वाले सफ़ेद फूल पड़े थे। पेड़ फूलों से लदा था। पिता को फिर झोले की याद आई। झोला होता तो झोले में फूल भर लेते। याद दिलाई तो थी। याद करने के बाद फिर भूल गए। रघुवर की माँ के मन में आया कि वह एक फूल चोटी में खोस लेती, पर नहीं खोसी। पेड़ के नीचे जब ये आगे बढ़े तो फूलों की सुगंध इनके साथ हो गई और इनको पता नहीं था। पहले एक फूल की सुगंध इनके साथ हुई, फिर बहुत से फूलों की सुगंध इनके साथ हो गई। सूर्य के डूबने का पश्चिमी केंद्र उनके साथ साथ चला जा रहा था, इसलिए उनके साथ संध्या का उजाला था। वे दोनों खिड़की के पास गए तो देखा कि रघु किताब पढ़ रहा था।
छोटू भाभी के पास बोरे पर लेटा हुआ था। वह अपनी पेटी खोलकर कुछ उठाना धरना कर रही थी। इतने में सबने एक साथ खिड़की की तरफ देखा। शायद आहट आई थी, पर दोनों चुपचाप आए थे। आहट नहीं थी, पर सबको एक साथ फूलों की सुगंध आई थी। उस सुगंध की कोई आहट हुई थी। सब एक साथ उड़कर खिड़की के पास आए। अम्मा ने सिर को ढक लिया था। पिता ने कमरे के अंदर जाने से पहले खिड़की के बाहर से बहू को कमल के फूल पकड़ाए। सोनसी को लगा कि अम्मा ने चोटी में फूल खोसा है। अम्मा सिर को ढके हुई थी, इसलिए पता नहीं चला। कमरे के अंदर आकर पिता नई चप्पल पहनकर खड़े हो गए। अम्मा ने चुपके से सोनसी के हाथ में कुछ पकड़ाया। सोनसी ने देखा, उसके पैर की पट्टी थी। वह टीले पर भूल आई थी। रघुवर प्रसाद ने अम्मा को पैर पट्टी देते हुए देख लिया। बहुत फूलों की गंध के बाद एक आखिरी फूल की सुगंध अम्मा के पास बच गई थी। उस फूल की गंध को अम्मा के पास से चले जाने की याद नहीं थी। अम्मा, पिता और छोटू को गए हुए 2 दिन हो गए। छोटू का तो रुकने का मन था, पर पिता ने छोटू को साथ ले जाने के लिए कहा था। सुबह जाते समय पिता टट्टी का ताला अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर रघु की माँ ने मना कर दिया था। जब बहू ने अम्मा के पैर छुए, तब अम्मा ने अपने कान से सोने की एक छोटी फुल्ली उतार कर कहा, बहू, इसे तू रख ले। एक कान में पहन लेना, दूसरे कान का छोटू की दुल्हन के लिए है। जाने का मन ना हो तो तुम रुक जाओ, रघुवर ने पिता से कहा। चलो, अम्मा ने कहा। छोटू ने भैया भाभी के पैर छुए। रघुवर ने पिता और अम्मा के, सोनसी ने पिता और अम्मा के दोबारा पैर छुए। बस के जाने के बाद भी रघुवर प्रसाद वहीं आसपास घूमते रहे। फिर थोड़ी देर बाद वो आए। सोनसी, तुमने अम्मा की फुल्ली कान में पहन ली? नहीं, सोनसी के कानों में चांदी की गोल बाली थी। उसने एक बाली उतारी और सोने की फुल्ली पहनी। इसको रख दो, उसने उतारी हुई चांदी की बाली को दिखाते हुए कहा। दूसरे कान में इसको भी पहन लो। 2 चांदी की बाली एक साथ? हाँ, एक साथ। एक में 2 चांदी की बाली और दूसरे में अम्मा की सोने की फुल्ली। पैर पट्टी पहन ली? हाँ, सोनसी ने रघुवर प्रसाद को अपने दोनों पैर दिखाए। खिड़की की चौखट पर एक सांवली लड़की खड़ी थी। वह दोनों हाथों में चौखट पकड़े हुए खड़ी थी। वह तैयार होकर आई थी। चौखट पर उसके दोनों हाथों की एक एक उंगलियां नेल पॉलिश लगी हुई दिख रही थी। सोनसी उसके पास आई। अंदर आओगी? नहीं, उसने शर्मा कर कहा। अच्छा, रुकना, सोनसी ने कहा। सोनसी ने अपनी पेटी खोली। एक पुराने टिन के डिब्बे में से एक नेल पॉलिश, बालों की क्लिप, बिंदी, रबर बैंड और एक जोड़ी नया लाल फीता था, जो कि निकाल के दिया। सोनसी नेल पॉलिश शीशी लेकर खिड़की के पास आई। घुटने के बल वह बैठ गई। हाथ मत हिलाना, तुम्हारी सब उंगलियों में नेल पॉलिश लगा देती हूँ। पर लड़की उचक उचक कर उंगलियों में नेल पॉलिश लगाना देखना चाहती थी। सोनसी ने उसकी उंगलियों में नेल पॉलिश लगाई। पैर में? अभी पैर में नहीं। खिड़की की तरफ दोनों ने आड़ के लिए खड़ी खटिया को घुमाया। खटिया पर उन्होंने तहाया हुआ बिस्तर रख दिया था। खटिया की यह आड़ उनके कमरे में अन्य दूसरा कमरा था। रघुवर प्रसाद की महाविद्यालय जाने का मन नहीं था। हाथी ना आए अच्छा है। छोटू 2 बार हाथी पर बैठकर महाविद्यालय घूम आया था। पिछले 2 दिनों रघुवर प्रसाद महाविद्यालय से जल्दी आ रहे थे। खटिया की आड़ में रघुवर प्रसाद बैठे हुए थे। सोनसी भी वहां आकर लेट गई। लेट जाओ, सोनसी ने कहा। अभी हाथी आने का समय हो रहा है। जब हाथी आएगा तब उठ जाना। अच्छा, कहकर रघुवर प्रसाद लेट गए। दीदी दीदी, 2-3 बच्चों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। क्या है? सोनसी ने खटिया की आड़ से झाँक कर कहा। मेरी उंगली में भी नेल पॉलिश लगा दो, तीनों लड़कियों ने कहा। तीनों हाथ मुंह धोकर आई थी। उनकी उंगलियां चौखट पर जमी थी। रुको, अभी आती हूँ। सोनसी नेल पॉलिश लेकर फिर बैठ गई। यह देख रघुवर प्रसाद खटिया की आड़ से बाहर आ गए। उन्होंने महाविद्यालय जाने की तैयारी शुरू कर दी। कपड़े पहन लिए। क्या हुआ? अब महाविद्यालय जा रहा हूँ। सोनसी जल्दी जल्दी नेल पॉलिश लगाती रही। तीसरी लड़की का केवल एक हाथ चौखट पर था। तुम्हारा दूसरा हाथ? तीसरी लड़की से सोनसी ने कहा। नहीं है, लड़की ने कहा। सोनसी ने खड़े होकर देखा कि कोहनी के पास उसका हाथ कटा हुआ था। मैं तुम्हारे माथे में बिंदी लगा देती हूँ। सोनसी ने उसके माथे पर एक बिंदी लगा दी। हाँ, ठंडा है, उस लड़की ने खुश होकर कहा। हाथी आया? बाहर आवाज़ आ रही थी।
रघुवर प्रसाद ने दरवाज़ा खोला। हाथी दूर था। मैं जाता हूँ कहकर हाथ में जूता पकड़े नीम के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। हाथी आया। रघुवर प्रसाद जूता लिए हाथी पर बैठ गए। हाथी चला गया तो सोनसी उदास हो गई। वह घर का काम करने लगी। जब तक रघुवर प्रसाद घर में रहते सोनसी का काम रुका हुआ था। वह रघुवर प्रसाद के आने से पहले सब काम कर लेना चाहती थी। शाम को रघुवर प्रसाद जब लौटे तो उन्होंने साधु से चाय पीकर जाने के लिए कहा। रघुवर प्रसाद अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद साधु को देखने वे बाहर गए तो साधु नहीं दिखा। हाथी वहीं सूंड हिलाते हिलाते खड़ा हुआ था। चूंकि वह हाथी छोड़कर चला गया था इसलिए उसे आसपास ही होना चाहिए था। जल्दी आ जाएगा। हाथी बंधा हुआ नहीं था। हाथी के आसपास एक दो बच्चे बड़े सब इकट्ठा हो रहे थे। रघुवर प्रसाद ने उनको सावधान करते हुए कहा, हाथी खुला हुआ है, दूर रहना। आसपास खड़े हुए लोग दूर चले गए। हाथी नीम के पेड़ की डाल को सूंड से पकड़कर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रघुवर प्रसाद हाथी को ताकते हुए बैठे थे। हाथी पहले वहीं इधर उधर होता रहा, फिर थोड़ा आगे चलने लगा। रघुवर प्रसाद को भय लग रहा था। पड़ोसियों को भी डर लगने लगा था। कुछ होता तो जिम्मेदारी रघुवर प्रसाद की होती। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि वे अब कभी हाथी पर नहीं बैठेंगे, हाथी पर नहीं जाएंगे तो हाथी यहाँ आएगा भी नहीं। कम से कम इस तरह का खतरा तो नहीं होगा। सोनसी दरवाजे के पास खड़ी थी। सोनसी, तू अंदर आ जा, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी का अंदर जाने का मन नहीं था। वह रघुवर प्रसाद के पास खड़े रहना चाहती थी। सोनसी, दरवाजा बंद कर दो, खिड़की से हवा आ रही है। मैं तुम्हारे पास रहूंगी। अच्छा, घर में कोई डंडा है क्या? डंडा क्या करोगे? घर की तरफ हाथी आएगा तो उसे हट हट करके भगा सकेंगे। शायद वह डर जाए। हाथी डंडे से डर जाएगा? सोनसी ने पूछा। और क्या कर सकते हैं? तुम डंडा तो ले आओ, शायद डर जाए। छोटू के खेलने का एक छोटा डंडा पड़ा था, उसे लेकर वह आई। यही है? और बड़ा नहीं था? नहीं, यही है। ठीक है, इसी से काम चलाएंगे। तुम जाकर आसपास देखो, साधु कहीं बैठा होगा। कहाँ अचानक चला गया? नहीं दिख रहा। यह धोखा देकर जाना हुआ है। अचानक धोखा देगा? पत्नी ने कहा। तुम दरवाज़ा बंद कर लोगी? हाँ, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँगी। रघुवर प्रसाद साधु को देखने गए। पत्नी दरवाज़ा बंद कर बाहर आई। वह रघुवर प्रसाद को देख रही थी। रघुवर को जाते हुए हाथी ने भी देखा। हाथी रघुवर प्रसाद के पीछे पीछे जाने लगा। इतने दिनों में हाथी रघुवर प्रसाद को पहचानने लगा था। रघुवर प्रसाद को सावधान करने सोनसी दौड़ने लगी। हाथी धीरे धीरे जा रहा था। हाथी के पीछे जाती हुई एक भीड़ डर कर रुक गई थी। सोनसी रघुवर प्रसाद के पास पहुंची। उसने कहा, तुम्हारे पीछे पीछे हाथी आ रहा है। सोनसी रघुवर प्रसाद को भींचकर अदृश्य कर देना चाहती थी। क्या हुआ? चौंक कर रघुवर प्रसाद ने सोनसी से पूछा। तुम्हारे पीछे हाथी आ रहा है, सोनसी ने रघुवर प्रसाद को पकड़ते हुए कहा। वह तो आ गया, सोनसी के माथे की लट को हटाते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी को लिपटाते हुए वे भयरहित थे। हाथी उनके पास खड़ा था। दोनों ने देखा, अब सड़क पर कोई नहीं था। सड़क खाली हो गई थी। दरवाजे बंद थे। सिरस के पेड़ पर एक 12-13 साल का लड़का बैठा हुआ था। वो पेड़ पर बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। वह हाथी से डरकर पेड़ पर नहीं बैठा था, छुपकर बीड़ी पीने के लिए पेड़ पर बैठा था। वहाँ हाथी से सुरक्षित बीड़ी पीते बैठा रहना उसे अच्छा लग रहा था। उसने सिरस की एक डाल तोड़ी और हाथी की तरफ फेंकी। हाथी ने सूंड बढ़ाकर डाल को उठाया और सूंड को इधर उधर डुलाने हुए छोड़ दिया। रघुवर प्रसाद जाने को थे। आओ चलें, रघुवर प्रसाद ने कहा। रघुवर प्रसाद और सोनसी को लौटते देख हाथी ने जोर से सिर हिलाया, फिर उनके पीछे ही हो लिया। रघुवर प्रसाद सोनसी को घर के अंदर ले गए। हाथी पेड़ के पास खड़ा रह गया। अच्छा हुआ वहीं रुक गया, पीछे पीछे घर के अंदर आ सकता था। रघुवर प्रसाद ने दरवाज़ा उड़का दिया था। थोड़ी देर वह सोनसी के साथ चारपाई की आड़ में लिपटे पड़े रहे, फिर उठे। कहाँ जा रहे हो? हाथी को देखने। पता नहीं वहाँ है या नहीं, साधु आकर ले गया हो। कोई घर के सामने हाथी छोड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने दरवाज़ा खोला। हाथी वहाँ नहीं था। हाथी नहीं है, उनके मुंह से निकला। सोनसी उठकर आई। क्या साधु ले गया?
हो सकता है, रघुवर प्रसाद ने कहा। हाथी खुद चला गया होगा, तुम भी नहीं थी, दरवाज़ा बंद था, हाथी अकेला पड़ गया होगा और वह चला गया। हाँ, हाथी के साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए था। हाथी से कहते, तुम कहीं जाना नहीं, हम आते हैं, तो शायद वह हमारा कहा समझ जाता और जाने के पहले हमारा रास्ता देखता। साधु हाथी को पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? हमारी गलती नहीं है, वही तो छोड़ गया था, उसकी जिम्मेदारी है। मैं किसी से पूछता हूँ कि हाथी अकेला गया था या उसको साथ कोई ले गया, किसी ने तो देखा होगा। सड़क में सन्नाटा है, कोई नहीं दिख रहा है, फिर भी देखता हूँ कोई ना कोई होगा। रघुवर प्रसाद को कोई नहीं दिख रहा था। सड़क के किनारे पेड़ के ऊपर छुपकर बीड़ी पीने वाले लड़के को पेड़ पर बैठा देखा। क्या तुमने हाथी को देखा है? किधर गया है? रघुवर प्रसाद ने पेड़ पर बैठे हुए लड़के से पूछा। इधर गया है। अपनी बीड़ी छुपाकर लड़के ने पेड़ के ऊपर से इशारा किया। पेड़ के खोखले में बीड़ी का बंडल था और माचिस वह छुपा कर रखता था। अकेला हाथी था? नहीं, एक साधु था। पेड़ के ऊपर से उसने कहा। साधु हाथी ले गया, चाय पीने नहीं आया, बता कर भी नहीं गया। लगता है साधु एकदम अचानक नहीं जाएगा, धीरे धीरे अचानक जाएगा। पहले आधे घंटे के लिए, फिर 4 घंटे के लिए, 10 दिन के लिए, फिर 10-20 साल के लिए। 20 साल बाद जीवन कितना ही बचेगा, आजीवन चला जाएगा। जो आजीवन चला जाता हो, कोई खोज खबर ना हो, मृत्यु की खबर ना हो, तो अपने चला गया में हमेशा जीवित रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए विस्मृत ना हो तो उसके लौट आने का अंदेशा पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। जैसे ही यह मालूम होता है कि वह मर गया, वैसे ही उसके लौटने की अनंत काल की प्रतीक्षा समाप्त हो जाती होगी। सड़क पर इक्का दुक्का आदमी अब दिखाई देने लगे थे। एक साइकिल दिखी, फिर धीरे धीरे चलती हुई बैलगाड़ी आई। आने जाने का जो दृश्य रुका हुआ था वह शुरू हो गया था। यह आने जाने के दृश्य की शुरुआत थी। 2-1 लोग ही आते जाते दिख रहे थे। यह शुरुआत बहुत देर तक शुरुआत बनी रही, जबकि एक स्वतंत्र हुआ हाथी अंकुश से बहुत देर काबू पा चुका था। जब स्वतंत्र था तब हाथी अपने पालतूपन में अकेला हो गया था। इस बस्ती में वह सीधा साधा विशाल शाकाहारी प्राणी था। वह इतना सीधा साधा था जितना एक हिरण जंगल में हो सकता था। पेड़ के हरहराने की आवाज़ में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ बैठी थी। रघुवर प्रसाद सोकर उठे थे तो वे भूल गए कि आज कौन सा दिन था। 7 दिनों के सप्ताह में एकाध दिन कौन सा दिन हो जाता था। यह कौन सा दिन कभी थोड़ा कभी पूरा बीत जाता था। बिना दिन का पता चले कि मंगलवार है या बृहस्पति काम हो जाता था। यद्यपि यह कौन सा दिन किसी भी दिन जैसा था, पर आज का दिन था। इस कौन से दिन की आज की सुबह थी। कौन से दिन के आज के पेड़ थे, पर आज के पेड़ वही पेड़ थे। सब कुछ वही था और दिन मालूम नहीं था। खिड़की से जो हवा उन्हें लगी थी वह किसी न किसी छोर से चली होगी। हवा के समुद्र में डूबे हुए थे, तब भी हवा की एक अंदरूनी लहर का झोंका रघुवर प्रसाद को लगा। रघुवर प्रसाद हवा के स्पर्श से उठे। हवा ने झकझोर कर स्पर्श किया था। महाविद्यालय जाते समय रघुवर प्रसाद खिन्न थे। हाथी के आने के समय के समीप आने के कारण उनकी खिन्नता बढ़ रही थी। उनका मन हाथी से जाने का नहीं था। अगर उन्हें कोई यह खबर देता कि आज हाथी नहीं आएगा तो वे छुटकारा पा जाते। अपने मन से किसी एक टेम्पो पर अच्छी जगह देखकर बैठ जाते। अभी तक हाथी नहीं आया, रघुवर प्रसाद ने कहा। अभी तो समय है, थोड़ी देर देख लो, सोनसी ने कहा। मैं टेम्पो से चला जाता हूँ। भात बन गया है, खा कर जाना, तब तक हाथी आ जाएगा। मुझे भूख नहीं है। रघुवर प्रसाद को सचमुच भूख नहीं थी। तब भी वे थोड़ा भात खा सकते थे। वे घर से निकल जाना चाहते थे। हाथी आएगा तो क्या मैं हाथी से खाना लेकर आ जाऊंगी? सोनसी ने जा रहे रघुवर प्रसाद से पूछा। भूख लगेगी तो मैं वहाँ गांव में टोकनी वाली से चना बनाकर खा लूँगा, रघुवर प्रसाद ने कहा। परंतु सोनसी ने सुना, भूख तो लगेगी, भात लेकर आओगी तो मैं वहाँ खा लूँगा। टेम्पो के लिए जब खड़े हुए तो 4 ताड़ के पेड़ों को उन्होंने देखा। प्रतीक्षा के धैर्य पेड़ की तरह ताड़ थे। अंकुरित बीज से एक पहली जड़ निकली हुई थी। जड़ जमी होगी। तब से अब तक एक ऐसा पेड़, कल बाद तक का भी ऐसा ही पेड़ होगा। इन 4 ताड़ के पेड़ों
को देखते हुए रघुवर प्रसाद हाथी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। पहले की तरह हाथी का आते हुए दिखने का एक स्थायी जैसा दृश्य अभी तक नहीं दिख रहा था। वह दृश्य हाथी का इंतजार कर रहा था कि हाथी आए तो वह आते हुए हाथी के दृश्य के रूप में दिखे। रघुवर प्रसाद जल्दी निकल आए थे। अगर रोज के समय पर निकले होते तो इस बार शायद हाथी के आते हुए दृश्य में वो पत्नी को भी हाथी पर बैठता हुआ देख पाते। उनको एक खाली टेम्पो मिल गया था। सोनसी ने हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा खोलकर उसने हाथी देखा। वह खड़ा हुआ था। सोनसी ने जल्दी से पीतल के एक कलई हुए डिब्बे में भात के ऊपर भाजी और एक अचार डालकर डिब्बा बंद किया। वह नहाई धोई थी, पर उसने कंघी नहीं की थी। डब्बा लेकर वह बाहर आई। उसने ताला बंद किया। हाथी के पास जाकर उसने सिर उठाकर साधु से कहा, देर हो गई इसलिए चले गए, भात खाकर भी नहीं गए, डिब्बे में हैं। देर तो नहीं हुई, कल की अपेक्षा तो आज जल्दी आया हूँ। डब्बा दे दो, मैं पहुँचा दूंगा। मैं साथ चल रही हूँ। सुनकर साधु ने हाथी को बिठाया। सोनसी हाथी पर चढ़ गई। चलूं? साधु ने पूछा। हाँ चलो, सोनसी ने कहा। सोनसी एक हाथ में डब्बा गोद में संभाले हुई थी। एक तरफ दोनों पैर डालकर वह बैठ गई थी। पिंडली एक साड़ी खींची गई थी। पैरों में चांदी की पैर पट्टी थी। टेम्पो वाली जगह में साधु ने हाथी को रोका। सोनसी की पीठ दुकानों की तरफ थी। उसे लगा कि रघुवर प्रसाद को टेम्पो नहीं मिला होगा तो वह भी हाथी पर बैठ जाए। साधु उतरा। वह देख नहीं पा रही थी कि साधु क्या कर रहा है। शायद चाय पी रहा हो। एक ट्रक आ रही थी। सोनसी ने डब्बे को अच्छे से संभाला। वह ताड़ के पेड़ों को देख रही थी। हाथी सिर डुलाता हुआ खड़ा था। एक दो कदम वह आगे भी हो चुका था। एक टेम्पो पास आकर रुका तो उसके सोच में आया कि क्या वह डब्बा संभाले हुए कूद सकेगी। अगर कूद जाए तो टेम्पो में चली जाएगी। यदि वह हाथी को चलने के लिए कहे तो क्या हाथी उसका कहना मानेगा। साधु आ गया था। रघुवर प्रसाद बैठ गए थे तो वह रास्ते में एक बार जरूर पूछती, भूख लगी है, भात दूं? यहाँ हाथी पर खाते बनेगा? हाँ, क्या हुआ? खाते खाते गिर नहीं जाएगा? मैं खिला दूं? खिलाते खिलाते तुम गिर जाओगी, रघुवर प्रसाद कहेंगे। बस में बैठे बैठे भात खाया जा सकता था। हाथी पर पूड़ी का चोंगा ठीक रहता। रघुवर प्रसाद के लिए खाना लेकर जाते हुए सोनसी खुश थी। वह अपने घर से महाविद्यालय तक की 8 किलोमीटर तक की यात्रा नहीं कर रही थी। वह अपने एक एकांत की यात्रा कर रही थी, जिसके अंत में रघुवर प्रसाद थे। जिसकी दूरी 8 किलोमीटर थी, वह अकेलेपन की यात्रा कर रही थी। रघुवर प्रसाद के मिलते ही यह यात्रा समाप्त हो जाती। इस मन ही मन की यात्रा के संयोग में सचमुच एक हाथी मिल गया था। महाविद्यालय के सामने बल्ली गाड़ने की जगह के पास हाथी रुका। हाथी वहीं रुकता था। 2-3 दिन पहले की हाथी की लीद वहां पड़ी हुई थी। सोनसी डिब्बा पकड़े संभल कर उतर गई। मैं खाना खिलाकर टेम्पो से घर लौट जाऊंगी, रुकना मत, उसने साधु से कहा। जाते जाते साधु ने सोनसी से प्रणाम कहा। कक्षा से पढ़ाते हुए रघुवर प्रसाद ने सोनसी को देख लिया था। तब विभागाध्यक्ष भी कमरे से निकले थे। हाथी से उतरते हुए सोनसी को उन्होंने पहचान लिया था। सोनसी के लिए वह रुक गए थे। सोनसी विभागाध्यक्ष की ओर बढ़ी। पास आकर उसने विभागाध्यक्ष को प्रणाम किया। पेड़ के नीचे टोकनी लिए चना मुर्रा वाली औरत बैठी हुई थी। एक बुढ़िया बेरकूट लेकर बैठी थी। महाविद्यालय के लड़के चना मुर्रा ज़्यादा खाते थे। प्राथमिक शाला के बच्चे बेरकूट लेते थे। सोनसी ने सोचा वह खाना नहीं लाती तो रघुवर प्रसाद 4 आने का चना मुर्रा लेते और हैंडपंप से पानी पीते। क्या बात है? विभागाध्यक्ष ने पूछा। खाना खाकर नहीं आए थे सर। क्यों, झगड़ा हो गया था? खाना बना नहीं था, देर हो गई थी। झगड़ा क्यों होगा? के आश्चर्य में सोनसी ने विभागाध्यक्ष से कहा था। डब्बा दे दो, विभागाध्यक्ष ने कहा। मैं रुकूंगी, कहते हुए वो एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए बढ़ी। कमरे में बैठ जाओ, विभागाध्यक्ष ने कहा, परंतु सोनसी ने नहीं सुना। पास ही एक बरगद का पेड़ था। इस पेड़ की जड़ें जमीन पर उभरी थी। एक मोटी उभरी जड़ पर वह बैठ गई। बैठे बैठे वह पूरे विद्यालय को देखने लगी। रघुवर प्रसाद कहीं से भी निकलते तो कोई और देख पाता, इसके पहले वह देख लेती। इतने में प्राथमिक शाला के बच्चों की पानी पेशाब की छुट्टी हुई। झुंड के झुंड बच्चे ओंठ पे उंगली रखे निकले। कुछ बच्चे भागते हुए बेरकोट वाली बुढ़िया
और चना मुर्रा वाली की तरफ दौड़े। सोनसी का ध्यान बच्चों के कारण बट गया था। इस बटे हुए ध्यान के बीच रघुवर प्रसाद सोनसी के सामने आ गए। जब सोनसी को ध्यान आया था तब सोनसी के पास बैठ गए थे। कब आ गए? सोनसी ने पहले पूछा। खाना लाई हो? हाँ, चलो खा लो। यहाँ नहीं, अभी तो समय है। हाथ मुंह धो लो, चौक लगी है। दोनों हैंडपंप तक गए। एक छोटा लड़का पानी पी रहा था और एक छोटी लड़की उचक उचक कर हैंडपंप चला रही थी। रघुवर प्रसाद को देख बच्चा हट गया। पानी पी लिए? रघुवर प्रसाद ने पूछा। सुनकर वह भागता हुआ झुंड में शामिल हो गया। छोटी लड़की का हैंडपंप चलाना रुका नहीं था कि वह लोग भी पी ले। मैं चलाती हूँ, तुम पानी पी लो, सोनसी ने लड़की से कहा। सुनकर लड़की भागती हुई चली गई। भागते भागते उसके होंठ में उंगली रख ली थी। सोनसी ने हैंडपंप चलाया। रघुवर प्रसाद ने अच्छे से हाथ मुंह धोया, फिर पानी पिया। प्राचार्य और कार्यालय के लोग बरामदे में खड़े थे। सोनसी ने पहुंचने के लिए अपना आंचल बढ़ाया था, पर रघुवर प्रसाद ने नहीं पूछा। दोनों महाविद्यालय से कुछ दूर एक डबरे के पास की चट्टान पर बैठ गए थे। वहां भी पेड़ की छाया थी। डबरे में छोटे छोटे 4-5 पुरैन के पत्ते थे। डबरे के किनारे पर एक जगह धुआं उगी थी। हरे हरे गोल पत्ते थे। सोनसी ने डब्बा खोला। लाल भाजी है? हाँ, भात के साथ अच्छी लगेगी। खाना खाकर रघुवर प्रसाद ने डबरे के पानी से हाथ धोया। सोनसी ने चट्टान के ऊपर गिरे जूठन को उठा लिया था। थोड़ी मिट्टी लगाकर जल्दी से उसने डिब्बा मांजा। हाथ में पानी लेकर चट्टान की जूठन की जगह पर उसने छिड़का और उसे लीप दिया। रघुवर प्रसाद ने पत्नी के आंचल से हाथ मुंह पोंछा। तुम्हारी साड़ी में घी की गंध आ रही है। घी की गंध? पता नहीं कैसे आ रही है, सोनसी ने कहा। तुम दूसरी साड़ी पहन कर आती। साफ धुली तो है। गृहस्थ के इतने दिन नहीं हुए थे कि रोज की पहनी साड़ी भी पुरानी हो जाएगी। हैंडपंप तक दोनों आए। सोनसी ने हैंडपंप चलाया। रघुवर प्रसाद ने पानी पिया। मैं भी पीऊंगी, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने हैंडपंप चलाया। सोनसी ने मुंह धोया और पैर धोए। आज तुमने कंघी नहीं की? रघुवर प्रसाद ने सोनसी के बिखरे बालों को देखकर पूछा। बंधी चोटी में सिर पर कंघी फिरा दो तो काम चल जाता है। जल्दी में कंघी फिराने की याद नहीं रही। कक्षा की तरफ जाते हुए 8-10 छोटे छोटे बच्चों का झुंड होंठ पर उंगली रखे पास से निकला। धुआं के पत्ते तोड़ना भूल गई। जाते जाते तोड़ लूंगी। तोड़ लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं जाऊं? तुमको सड़क तक छोड़ दूं? नहीं, तुम जाओ। जल्दी आना, जोर से सोनसी ने कहा। जाते हुए रघुवर प्रसाद पलट गए थे। हाँ, जल्दी आऊँगा, रघुवर प्रसाद ने धीरे से कहा। जल्दी आना बोलते ही सोनसी को लगा था कि उसने जोर से बोलने की गलती की। उसने अपनी मुस्कुराहट वाले होंठ पर उंगली रख ली थी। धुइयां की पत्ती तोड़ने के लिए वह डबरे तक गई। बड़ी बड़ी 8-10 पत्ती उसने तोड़ी। वह सड़क पर आ गई थी। कुछ देर खड़े रहकर उसने टेम्पो का रास्ता देखा, फिर पैदल घर की तरफ जाने लगी। विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद से कहा, आपकी पत्नी चली गई? जी सर। क्या खाए? भात और लाल भाजी। क्या वह हाथी से लौट गई? नहीं सर, हाथी शाम को लौटेगा। वह टेम्पो से चली जाएंगी। अब तक तो टेम्पो मिल भी गया होगा। ना मिला हो, तुम अभी जाओगे तो रास्ते पर खड़ी वह मिल जाएगी। नहीं सर, टेम्पो देखते हुए घर की तरफ चली गई होगी। साइकिल से जाओगे तो मिल जाएगी। टेम्पो मिल गया होगा तो वह घर पहुंच रही होगी। टेम्पो नहीं मिला होगा तो? विभागाध्यक्ष ने कहा। अभी 3य वर्ष की क्लास बाकी है। मैं पढ़ा दूंगा, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ दो, रघुवर प्रसाद, विभागाध्यक्ष ने जोर देकर कहा। जी सर। प्राचार्य नहीं थे, चले गए थे। फिर भी रघुवर प्रसाद उस तरफ से बच रहे थे। यह किसकी साइकिल है सर? किसी की भी हो रघुवर प्रसाद, तुम ले जाओ। कल जल्दी ले आना। जिसकी साइकिल होगी बता दूंगा। कल समय पर हाथी आ गया तब? हाथी पर साइकिल लाद कर मत बैठना रघुवर प्रसाद। हाथी आने से पहले समय पर साइकिल से आ जाना। जी सर। रघुवर प्रसाद साइकिल से भागे। सोनसी को टेम्पो नहीं मिला होगा तो वह साइकिल पर बैठा लेंगे। घर पहुंच गई होगी तो भी वे घर पहुंच जाएंगे। सोनसी आगे निकल गई थी। रघुवर प्रसाद तेज साइकिल चला रहे थे। उन्हें लगा कि कुछ दूर आगे सोनसी जा रही थी। तेज हवा चल रही थी। साड़ी के फड़फड़ाने से आकृति की पहचान नहीं बन रही थी।
इतने में आगे के आधे आकाश में काला बादल छा गया था। रघुवर प्रसाद खिली धूप में साइकिल चला रहे थे। उन्हें पहले बादल की छाया तक पहुंचना था। वे कुछ पास पहुंचे होंगे, शायद सोनसी थी। बादलों के बीच थोड़ी सी चमकदार धूप निकल रही थी। उसी तरह बादलों में सड़क पर जाती हुई सोनसी के इर्द गिर्द भर चमकदार धूप का उजाला दिख रहा था। सोनसी रुको, रघुवर प्रसाद ने जोर से आवाज दी। सोनसी पलटी। वह धूप में जगमग खड़ी थी। धूप भी ठहर गई थी। हाँफते से रघुवर प्रसाद साइकिल से उतरे और साथ साथ चलने लगे। बहुत तेज चलती हो, रघुवर प्रसाद ने कहा। नहीं तो तुम क्यों आ गए? विभागाध्यक्ष ने छुट्टी दे दी। क्यों? तुमको छोड़ने के लिए। साइकिल भी दी ताकि तुमको पा सकूं। चलो साइकिल पर बैठ जाओ, कैरियर की तरफ इशारा करते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं पीछे कैरियर पर नहीं बैठ सकती। धुइयां की पत्तियां बाएं हाथ में पकड़े हुए साइकिल के सामने बैठ गई। रघुवर प्रसाद आराम से साइकिल चला रहे थे। घर अभी दूर था। आजू बाजू खेत थे जिनमें धान लगे थे। सोनसी के बालों के कारण रघुवर प्रसाद को नाक में जोर से सुरसुरी हुई छींक आ गई थी। छींक आने से साइकिल डगमगा गई थी। क्या हुआ? सोनसी ने पूछा। तुम्हारे बालों से नाक में सुरसुरी की छींक आ गई। सोनसी ने दाहिने हाथ से सिर पर पल्लू रख लिया कि बाल ढक जाएं। अब ठीक है? छींक आने से अच्छा लगा था। एक बार और आ जाती तो ठीक था। एक हाथ से रघुवर प्रसाद ने सोनसी के पल्लू को नीचे किया। सोनसी के बालों से रघुवर प्रसाद की नाक में फिर सुरसुरी होने लगी। अब की बार वे बहुत जोर से छींके। साइकिल जोर से डगमगाई। वे लंबे थे इसलिए पैर से साइकिल संभल गई। अभी गिर जाते, सिर को ढाकते हुए सोनसी ने कहा। कैसे गिर जाते? रघुवर प्रसाद ने कहा। महाविद्यालय के छूटने के समय साधु रघुवर प्रसाद को लेने गया था। महाविद्यालय की छुट्टी हुई पर रघुवर प्रसाद नहीं दिखे। रघुवर प्रसाद महाविद्यालय तो आए थे, क्या जल्दी लौट गए? विभागाध्यक्ष हाथी की तरफ आ रहे थे। हाथी के इर्द गिर्द कुछ विद्यार्थी रोज की तरह इकट्ठा हो गए थे। विभागाध्यक्ष विद्यार्थियों को हाथी से दूर रहने के लिए कह रहे थे। प्राथमिक शाला की छुट्टी पहले हो जाती थी, नहीं तो भीड़ बढ़ जाती। रघुवर प्रसाद तो चले गए, विभागाध्यक्ष ने साधु से कहा। टेम्पो से गए? नहीं, साइकिल से गए। मैं तो समय पर आया था, उदास होकर साधु ने कहा। कल भी साइकिल से आएंगे, विभागाध्यक्ष ने कहा। क्या उन्होंने साइकिल खरीद ली? खरीदी नहीं, मांग कर ले गए हैं, कल लौटा देंगे। अच्छा, प्रणाम, साधु ने विभागाध्यक्ष से कहा। वह लौट गया। हाथी चला गया था। तब भी विद्यार्थी वहीं खड़े थे। वे सब विभागाध्यक्ष की तरफ देख रहे थे। विभागाध्यक्ष उनसे कुछ बोलेंगे ऐसा विद्यार्थियों को लग रहा था। विभागाध्यक्ष ने विद्यार्थियों को अपनी तरफ उन्मुख खड़े देखा तो उनका मन हो रहा था कि वे कहें, विद्यार्थियों, रघुवर प्रसाद का अजीब चक्कर है। उनको नियम से एक हाथी लेने आता है और छोड़ने जाता है। उनके कमरे की एक खिड़की से एक रास्ता जाता है। वह एक सुंदर नदी बहती है। जो लोग वहां जाना चाहते हैं जरूर जाएं। तुम लोग घर जाओ। परंतु विभागाध्यक्ष ने ये कहा। आधी बदली और आधी धूप का मौसम था। सिर्फ आधी बदली और आधी धूप रही। आती तब भी ठीक होता, परंतु केवल बदली हो जाती थी, फिर केवल धूप। थोड़ी थोड़ी देर में यही हो रहा था। यहाँ एक हाथी आया और चला गया था। हाथी ना तो धूल उड़ाता हुआ आता था और ना ही धूल उड़ाता हुआ जाता था। प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को रघुवर प्रसाद का हाथी पर बैठ कर आना अच्छा लगता था। शाला के बच्चे यदि हाथी का चित्र बनाते तो केवल हाथी का चित्र नहीं बनाते, उसके ऊपर साधु भी बना देते और रघुवर प्रसाद उसमें बैठे होते। अब तो सोनसी भी उसमें बैठी होती। प्राथमिक शाला और महाविद्यालय के विद्यार्थी अच्छे चित्रकार होते थे और किसी आदमी का चित्र बनाते जो रघुवर प्रसाद जैसा दिखता होता, लड़की का चित्र बनाते जो सोनसी जैसी दिखती। सारे बच्चों ने देखा था कि हाथी और साधु रघुवर प्रसाद के साइकिल से चले जाने से उदास हो गए थे। तभी बच्चे होंठ पर उंगली रखे हुए उनकी उदासी को चुपचाप देख रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते रघुवर प्रसाद ने सोनसी से कहा, महाविद्यालय आने जाने के लिए साइकिल ठीक रहेगी? पिता की साइकिल ले आएंगे और सुधरवा लेंगे। क्या हाथी से कहीं और घूमेंगे? कहीं और पैदल घूम लेंगे, रघुवर प्रसाद ने कहा। महाविद्यालय 8 किलोमीटर दूर था। जहां आने जाने के लिए हाथी या टेम्पो की जरूरत थी,
घूमने के लिए सोनसी और रघुवर प्रसाद का कहीं और दूर नहीं था, आसपास था। कहीं और पैदल आ जा सकते थे। साइकिल रघुवर प्रसाद ने कमरे के अंदर रखी। साइकिल में ताला था। चारपाई किनारे हटाकर साइकिल के लिए जगह बनाई गई थी। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि क्या साइकिल खिड़की के उस पार जा सकती है। उन्होंने साइकिल उठाई और खिड़की से साइकिल निकालने की कोशिश की। क्या कर रहे हो? सोनसी ने पूछा। मैं देख रहा हूँ कि साइकिल खिड़की से निकल सकती है या नहीं। सोनसी ने भी हैंडल पकड़कर खिड़की से सामने को धक्का दिया और चक्का निकालने की कोशिश की। चक्का अटकता था। खिड़की थोड़ी और बड़ी होती तो साइकिल निकल जाती। खिड़की बड़ी होनी थी, रघुवर प्रसाद ने कहा। कहीं और के अलावा खिड़की और कहीं और थी। शाम को धुइयां की पत्ती की साग बना लूंगी, सोनसी ने धुइयां की पत्तियों को टोकनी में रखते हुए कहा। सोनसी खिड़की से तालाब नहाने के लिए गई। बूढ़ी अम्मा तल की नदी में सोने के कणों के लिए रेत छनाई हुई खड़ी थी। जब झाड़ने बुहारने जैसा कोई काम नहीं होता तब वह तल की नदी में कठुआ की थाली लेकर खड़ी हो जाती थी। कठुआ की थाली में रेत भरकर वह नदी के बहते हुए जल में रेत को धोती और छानती थी। झुके झुके जब कमर दुखने लगती थी तो वह नदी में बैठ जाती। वह सोने के कण बीनती, तब नदी के किनारे बंदर इधर उधर चट्टानों में बैठे रहते। कभी एक दो बंदर बूढ़ी अम्मा के पास आकर पानी में रेत खंगालने लगते। बूढ़ी अम्मा पानी उछालकर या नदी से पत्थर उठाकर बंदर को भिगा देती थी। बूढ़ी अम्मा को पत्थर उठाते देख बंदर तुरंत भाग जाते थे। बहुत रेत खंगालने के बाद सोने का एक कण मिला था। कभी कभी गेहूं इतना सोने का टुकड़ा मिल जाता। जब बूढ़ी अम्मा को सोने का कण मिला तो आसपास पेड़ पर बैठे तोते टेंटे करने लगे। सोने के कण पाकर बूढ़ी अम्मा घर लौटती, तब भी तोते टेंटे बोलते और साथ साथ ऊपर उड़ते। बूढ़ी अम्मा के घर की छप्पर पर कुछ देर बैठे रहते। बंदर भी खुशी से उछलते कूदते लौट जाते। बूढ़ी अम्मा पानी में अधिक देर तक खड़ी मत रहना, सोनसी ने जाते जाते कहा। नहाकर घर आना, बूढ़ी अम्मा ने कहा, जैसे थक गई हूँ। हाँ, सोनसी ने कहा। सोनसी के पास धोने के लिए अधिक कपड़े नहीं थे। पहनी हुई साड़ी थी और रघुवर प्रसाद की चड्ढी थी। कपड़े जल्दी धोकर वह नहाई। तभी उसने नदी की तरफ से उड़ते हुए तोतों को टें टें करते सुना। बूढ़ी अम्मा अब लौट रही हैं, सोनसी ने सोचा। नहाकर वह बूढ़ी अम्मा के पास गई। बूढ़ी अम्मा चाय बना रही थी। सोनसी धुले हुए कपड़े चट्टान पर रखकर बूढ़ी अम्मा का हाथ बटाने लगी। चाय पीते पीते सोनसी ने देखा कि काला बिच्छू डंक उठाए हुए काली हंडियों के पीछे छुप गया है। बिच्छू, सोनसी ने कहा। कहाँ? बूढ़ी अम्मा ने पूछा। हंडियों के पीछे। रहने दे, चला जाएगा, पहले चाय पी ले, बूढ़ी अम्मा ने कहा। चिमटा लेकर सोनसी हंडियों के पास सरका कर देखने लगी। बिच्छू कोने में सटा था। चिमटे से वह डर के मारे पकड़ नहीं पा रही थी। तभी बूढ़ी अम्मा ने खर्राटा झाड़ू से बिच्छू को बाहर बुहार दिया। बिच्छू चला गया, अब चाय पी ले, बूढ़ी अम्मा ने कहा। सोनसी जब तक पत्थर पर पैर ऊपर उठाए बैठी चाय पी रही थी कि बूढ़ी अम्मा सोनसी को निहारती रही। चाय पीकर सोनसी बोली, जाती हूँ। अभी रुकना, बूढ़ी अम्मा ने कहा। बूढ़ी अम्मा ने काली चिक्कट कठुआ की पेटी में से कपड़े में बंधी हुई एक पोटली निकाली। वह सोनसी के सामने नीचे बैठ गई। उसने पोटली खोली। एक जोड़ी सोने के कड़े थे। बूढ़ी अम्मा ने सोनसी को कड़े पहनाए। कड़े पहनकर चोरी चोरी कड़े को देखते हुए सोनसी ने पूछा, अब जाऊं? जाओ। सुनते ही गीले कपड़े उठाए हुए सोनसी उछलते कूदते भाग गई। चूड़ियों के साथ कड़े खड़ खड़ बज रहे थे। एक जगह रास्ते में रुककर सोनसी ने अच्छे से कड़ों को निहारा। वही झाड़ियों पर उसने गीले कपड़े फैला दिए और भागते हुए आ गई। रघुवर प्रसाद कमरे में देर से उठे बैठे थे और किताब पढ़ रहे थे। सोनसी ने कड़े छिपा लिए थे। उसने सोचा सब काम कर ले तब रघुवर प्रसाद को बताया। कड़े कपड़े में बांधकर उसने कैलेंडर के ढीले हुए गांठ में रख दिए। जल्दी जल्दी उसने खाना बनाया। खा पीकर रघुवर प्रसाद हाथी के आने से पहले ही महाविद्यालय चले गए। साइकिल चलाते हुए उन्हें अच्छा लग रहा था। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।